हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 कर रहे हैं। उसका सेक्शन बी और सी अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में सेक्शन ए अटेम्प्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 और ये ओसवाल की बुक में से लिया गया है। ठीक है, क्लास 10 टर्म 1 के लिए। आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इससे पहले चैप्टर की रिवीजन, अगर आपको किसी चैप्टर की रिवीजन करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, आप उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोस वहां पर बनी हुई हैं और एमसीक्यू सेक्शन की भी 37 वीडियोस हैं, वो भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 के सेक्शन बी और सी। इस प्रैक्टिस पेपर की एक खास बात है कि इसके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। क्या शॉर्टकट मेथड्स बता रही हूँ, क्या टिप्स बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो नोट डाउन करके रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो क्लास 10th के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Starting with section B. Section B consists of 20 questions of 1 marks each. Any 16 questions are to be attempted. ये instructions आप लोगों को पहले ही पता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसका हमें रेडियस का स्क्वायर फाइंड करना है। लेट अस से उस सर्कल का एरिया हमारे पास कैपिटल आर है और ये रेडियस हमें फाइंड करना है। जिसका एरिया मतलब इस सर्कल का जो एरिया है, यानी कि मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, यही होगा। इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि यहाँ पर दो सर्कल्स होंगे और उनके बीच में डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, और एक का रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस क्या है R2 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसका हम निकाल लें तो पाई आर 1 स्क्वायर आएगा और ये पाई आर 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब आपने फिगर बना ली तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि सर्कल का एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, पाई आर 1 स्क्वायर पाई आर 2 स्क्वायर, यानी कि पाई हम कॉमन ले लेंगे, अंदर से आ गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर ये आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 माइनस 16 यानी कि 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, if E is an event such that PE is 10 by 11, P of not E, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी में से बहुत अच्छे से पता है P of E प्लस P of not E is equals to 1, तो हमें P of not E निकालना है। P of E की वैल्यू क्या है 10 by 11। ठीक है, हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, 1 माइनस 10 by 11, तो 11 हमारा नीचे एलसीएम आ गया, 11 माइनस 10 1 by 11, तो 1 by 11 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जस्ट फॉर्मूला पुट करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मेक श्योर यू मेक फिगर। ठीक है, कि P के कोऑर्डिनेट्स 5,3, 11,5, R के कोऑर्डिनेट्स है 2,7। PT इज अ मीडियन, PT इज अ मीडियन मतलब यहाँ पर मैंने एक मीडियन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये आ गया T। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ TR, ठीक है, तो PT मीडियन है तो हमें कोऑर्डिनेट सिर्फ फाइंड करनी है T के। तो T अगर मीडियन मतलब PT मीडियन है तो ये Q और R को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये जो लाइन है QR को QT जो है वो TR के इक्वल होगा। तो T मतलब इसका मिड पॉइंट है ना। PT अगर मीडियन है तो T मिड पॉइंट हुआ, तो T के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे Q और R से, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। 11 प्लस 2 13 बाई 2 और ये हो गया 12 बाई 2। 13 बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो कोई मीडियन है तो टी उसका क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया, और मिड पॉइंट किसका है, क्यू और आर का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 24, इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, कहता है √3 इरेशनल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 5√3 कैसा नंबर है, अब देखो
अगर हम √3 इरेशनल है तो उसके साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25, HCF ऑफ 1500, 2500, 3000। अब जो बच्चे यूजुअली इसको करेंगे तो पहले 1500 का निकालेंगे, फिर 2500 का, फिर 3000 का, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसको कैसे हमने शॉर्टकट वे से सॉल्व करना है वो ध्यान से देखना। 1500 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैंने कितनी जल्दी ब्रेक कर दिया। 2500 को कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 100। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 3000, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू 100, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे ब्रेक हो जाएगा, 10 कैसे ब्रेक होगा 2 इंटू 5, ठीक है, और 10 का स्क्वायर। तो देखो मैंने कितनी फ्यू सेकेंड्स में इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो ये होता है स्मार्ट वे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का। अब हमने इसका निकालना है HCF। अब देखो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, ये तो सभी में प्रेजेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। और क्या आएगा, अब देखो 3 सब में नहीं है, 3 नहीं लेंगे, 2 भी सब में नहीं है, नहीं लेंगे, 5 सब में है, 5 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो हम यहाँ पर साथ में 5 लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 500 और 5 500। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये पर्पस ही यही था इस क्वेश्चन को यहाँ पर करवाने का। क्वेश्चन नंबर 26, the greatest number of 4 digits exactly divisible by 15, 20 and 30 is। So हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9999। अब उसने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा है कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम में क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में पहले ब्रेक डाउन कर दिया है, ये तो सिंपल था, ये इसलिए स्टेप मैंने पहले ही कर रखा है। 15 को 3 इंटू 5, 20 को 2 का स्क्वायर इंटू 5, 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 2 की पावर बड़ी लेनी है, साथ में 3 और साथ में 5। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60। तो एलसीएम आया है यहाँ पर 60। ठीक है, अब हम इस नंबर को 9999 को 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड कर लिया और इसको फिर हमने इसमें से माइनस कर देना है 39 को, 0 देन 699, यानी कि 9960 नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इन तीनों नंबर से। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, पहले हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का एलसीएम से डिवीजन करनी है और फिर उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर है 9960, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, if the lines given by x plus py is equal to 60 r and दूसरी लाइन गिवन है पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, है ना, यही होता है केस पैरेलल का। तो पहले हम इक्वेशंस को यहाँ पर सॉर्ट करेंगे। 60 को लेफ्ट साइड पे ले आए और 18 को भी मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी। यहाँ पर a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू p, c1 की वैल्यू -60, देन a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -18। पुट करो वैल्यूज, 1/2 is equal to p upon -5 is not equal to -60 by -18। तो ये वाला आसान लग रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे -5 इज इक्वल्स टू 2p, सो -5/2 इज इक्वल्स टू p। तो वैल्यू क्या है p की, -5/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए कि पैरेलल के केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, और हमारा कंसिस्टेंट सोल्यूशन कब आता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कब आता है। फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए, बस वो टेबल याद कर लो इस चैप्टर में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 by cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 by cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस और सीकेंट आपस में इन्वर्स होते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें आइडेंटिटी अच्छे से पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है ना। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और अगर मैं सीकेंट को इधर लेके आई हूँ तो 1 को उधर लेके गई हूँ तो -1 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर 1 भी दे रखा है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर 1 भी टिक करके आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है ऑप्शंस में से जब आप चूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है और एक साइड का जो साइड है उसकी रेशियो हमें गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड की, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, यही होता है। पर यहाँ पर ट्रायंगल PQR ऊपर है तो हम QR ऊपर लेंगे, ठीक है, और BC जो है वो नीचे लेंगे, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। बस QR की वैल्यू क्या है 7 और बाय 3 का होल स्क्वायर यानी कि 49/9। 49/9 कहाँ है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, three group of children decided to calculate the length of park model designed by them for a school project, given below is the figure, what is the value of x। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सो x माइनस वाई जो है वो 18 के इक्वल है। तो ये देखो ये वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड के इक्वल है, तो x प्लस वाई 50 के इक्वल है। y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 68, तो x आ गया 34। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस जेड इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम बड़े आराम से x को निकाल सकते हैं, पर स्टार्ट अच्छे से करना है। देखो यहाँ पर x है ऑलरेडी, इसको रहने देते हैं। y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 और लास्ट में गिवन है x माइनस जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है। आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैं z से स्टार्ट कर रही हूँ, तो z की वैल्यू निकालो। z को मैंने राइट साइड पे ले गई और 10 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आई, तो मुझे मैं यहाँ से मिलगी z की वैल्यू। अब वो पुट कर रही हूँ यहाँ पर y माइनस एक्स प्लस 10, क्योंकि हमने दो चीजें थी ना तो इसलिए बाहर ब्रैकेट है, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करती हूँ, ये x माइनस वाई को राइट साइड पे लेके जा रही हूँ तो x माइनस वाई हो गया, और ये 4 को लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ तो ये थोड़ा सा मेरा सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये देखो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है ना, दोनों एक्स वाई वेरिएबल में है तो एक्स में बड़े आराम से निकाल सकती हूँ। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वेरिएबल्स को हमें कट करना है, वाई से वाई कैंसिल, 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान से इन चीजों को अटेम्प्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है वो भी चैप्टर लीनियर इक्वेशंस में से ही बनता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये हमें एडिशन में दिया हुआ है और ये हमसे पूछा है प्रोडक्ट निकालो। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सिंपल इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, बोथ साइड्स का होल स्क्वायर कर दो। तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ये मेरी आइडेंटिटी है, 1 हो गई, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। 1 उधर चला जाएगा राइट साइड पे, माइनस हो जाएगा, 2 रह जाएगा, ये 2 तो जाके डिवाइड हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको टैन कॉट की फॉर्म में आता है तो उसमें ज्यादातर पूछा होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। अगर साइन थीटा कॉस थीटा पूछा है तो सिंपल उसकी स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। दोनों में तरीका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 33, 5 कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 7, साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो हमें सिंपल इसमें से ये निकालना है, तो हम यहाँ से सबसे पहले 5 कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 7, यहाँ से अगर हम बात करें तो कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा 7/5, और हमें पता है कि साइन और कोसेकेंट आपस में इन्वर्स होते हैं, तो अगर मैं इसको 1/sin थीटा लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइन थीटा ऊपर लेके आऊं तो ये साइन थीटा की वैल्यू बन गई 5/7,
है ना, यही हो गया। अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो ये वैल्यू तो जल्दी निकल जाएगी। सो 5/7 का क्यूब 5/7 का स्क्वायर प्लस 5/7, ठीक है। ये हो गया 125, ये हो गया 343, 25, ये हो गया 49, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ठीक है। 343 एलसीएम, यहाँ तो 125 ही रहेगा, प्लस 49 इंटू 7 करके आएगा, 25 इंटू 7 175, 7 के टेबल पे 49 पे जाएगा, 49 इंटू 5 245, ठीक है। तो ये टोटल करके आएगा हमारे पास 545 डिवाइडेड बाई 343, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, साइन थीटा 3/5 है, वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी निकाल के पहले कॉस निकाल के फिर सीकेंड निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो मैं दोनों तरीके आपको समझा देती हूँ। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूस है 5, और अगर ट्रिपलेट याद है तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा एंगल है थीटा। और अगर हमें सीकेंड थीटा अब निकालना है तो सीकेंड थीटा होगा h/b। h क्या है हमारा 5 और बेस क्या है हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो कर पाई अगर मुझे ट्रिपलेट याद थे, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर से पहले फॉर्मूला याद करते, तो फॉर्मूला क्लियर कट होने चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3/5 का होल स्क्वायर मैं इधर लेके आ रही हूँ, 9/25 हो गया। तो 25 एलसीएम ऊपर आ गया 16, ठीक है। 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ से कॉस थीटा आ गया रूट ऑफ 16/25, यानी कि 4/5, ठीक है। 4/5 आ गया, ये कॉस थीटा आया है, और कॉस थीटा सीकेंड थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। तो ये तरीका भी कर सकते हो और ये वाला तरीका भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल इज, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए ना क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है मेन, ठीक है। वो हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर ना B और D को ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है और 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो मैं पाइथागोरस लगा के इसका जो डायगनल है वो निकाल सकती हूँ, है ना। अगर मुझे ट्रिपलेट याद होंगे तो डायगनल आएगा 25, ठीक है। तो पर फिर भी मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। ट्रायंगल BD में BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो AB है हमारा 24 प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया 576, 49, ये हो गया टोटल 625, 625 का रूट होता है 25, यानी कि BD आ गई 25, ठीक है। तो अगर BD 25 है, पूरा डायगनल है ये, तो रेडियस क्या आ गया 25/2, ठीक है। मुझे यही तो चाहिए था। अब मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर, और पाई उसने बोला है 3.14 यूज करनी है, वो यूज कर लेते हैं। 25/2, 25/2, ठीक है। इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 ले आए, ठीक है। अब चाहे तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके सीधा नीचे से डिवाइड कर लो, वो आपकी मर्जी। 25 1 सा, 25 4 सा, और कटिंग हो सकती है 2 1 सा, 2 1 सा, देन 5 51 57 पे जाएगा, ठीक है। अब और कटिंग नहीं होगी, 157 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 3925 डिवाइडेड बाय 8, और ये आ जाएगा 490.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि सिर्फ कैलकुलेशंस पार्ट जो है वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, अदरवाइज अगर लॉजिक क्लियर है तो कैलकुलेशंस भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, टू zeros of the polynomial px are √2 and -√2, then its third zero is, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है। काफी सारे बच्चों ने बोला था कि ये जो टॉपिक है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो मैं ये सैम्पल पेपर में थे क्वेश्चंस, तो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपने करने की नहीं करने वो आपकी चॉइस है, बट ये सैंपल पेपर में थे तो आपको कर लेने चाहिए, ओके। है बहुत सिंपल है, आप देखना, x³
-4x² -3x + 12, क्योंकि जो सैंपल पेपर ओसवाल ने निकाला है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंगली है तो ये है, अगर उस सैंपल पेपर में तो इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3, d की वैल्यू 12। ये कैसे कंपेयर करती हूँ, ऐसे ये देखो ax3, bx² cx और d। ये a की वैल्यू देखो 1, ठीक है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू 12, ऐसे आता है ये, ठीक है। अब उसने बोला दो जीरोस इसकी √2 एंड -√2 है, इसकी 3 जीरोस होती हैं, जैसे हमारे क्वाड्रेटिक की 2 होती हैं वैसे क्यूबिक की 3 होती हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर 2 जीरोस गिवन है, यानी कि अल्फा गिवन है √2 और बीटा गिवन है -√2, है ना। और मुझे इसकी तीसरी जीरो चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर गामा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस का वही फॉर्मूला है जो हम क्वाड्रेटिक में करते हैं, -b/a। एक मेरे पास यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो होता है -d/a, ये वाला चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगा के आपका आंसर जल्दी आएगा। एक और फॉर्मूला होता है बट वो मुझे लगता नहीं यहाँ पे अब रिक्वायर्ड है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का याद रख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मुझे बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो अल्फा बीटा गामा -d/a, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है √2 इंटू -√2, गामा की वैल्यू मुझे चाहिए -d/a -12/1, ठीक है। तो √2 इंटू -√2 -2 इंटू गामा इज इक्वल्स टू -12, तो माइनस से माइनस कैंसल, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, यानी कि इसकी तीसरी जीरो क्या है, 6 है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सेम है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ -5x² -16x + 80, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -16, d की वैल्यू 80, है ना, ये बात आ गई। अब उसने बोला दो जीरोस जो इसकी हैं, इसकी कितनी जीरोस होती हैं, 3, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर एक अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा है, ठीक है, मतलब इसकी दो जीरोस हमें गिवन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन साइन, यानी कि अल्फा और माइनस अल्फा। हमें इसकी तीसरी जीरो निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ पर गामा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूलाज अभी बताए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा गामा -d/a, यही दो याद रख लो बस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला लगाती हूँ तो यहाँ पर तो मेरे पास अल्फा इंटू माइनस अल्फा करूंगी तो यहाँ पर -α² हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से तो ये आंसर नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस, क्योंकि एक अल्फा है एक माइनस अल्फा है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो गामा की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाल रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, ठीक है। यहाँ पर अल्फा एक और दूसरा है माइनस अल्फा, और गामा -b मतलब -5/1। तो यहाँ से देखो अल्फा और अल्फा कट गया, माइनस अल्फा कट गया, तो गामा की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितनी जल्दी आपका ये आंसर आ रहा है ना। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Question number 38. If the zeros of the polynomial are x, x plus y, x minus y, value of x is, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ -5x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जो जीरोस हैं वो तीनों गिवन है मुझे, यानी कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज गिवन है, x, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो क्या लगाऊंगी यहाँ पर भी, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। यहाँ से पहले a b c d की वैल्यूज निकाल लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3, ठीक है। लगाओ यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई, -5/1, y से y कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल्स टू 5, तो x आ गया 5/3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
ओके तो ये तीनों क्वेश्चंस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड थी। एक पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर में से आए, बट ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं तो हमने कर लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 39, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, एंगल 60, लेंथ ऑफ आर्क इज। ठीक है तो सिंपल है ये तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की में से रेडियस 3 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क मतलब थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 60 डिग्री है, 60 बाय 360 2 इंटू 22/7 इंटू 3, रेडियस 3 है तो ये कटिंग हो जाएगी 6 पे, 2 1 जा 2 3 जा 3 3 कट हो गए तो ये 22/7 आ गया यानी कि 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है ना तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, last question of section B. A walking track is in the form of a ring whose inner and outer circumference are 445 and 533 meter. Width of the track हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की बात की गई है यानी कि हमने फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई आर, है ना। पर यहाँ पर दो सर्कमफ्रेंस है, इनर और आउटर। तो लेट अस से इनर रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, आउटर रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉल वाला, और आउटर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल वाला, है ना। तो ये गिवन है वैल्यू 445 और ये वैल्यू गिवन है 533। अगर मैं इसमें से स्मॉल आर की वैल्यू निकालूं तो 445/2 पाई आ जाएगी, और इसमें से अगर कैपिटल आर की वैल्यू निकालूं तो 533/2 पाई आ जाएगी, है ना। ये दोनों चीजें हैं। अब वेट निकालनी है मुझे, तो वेट क्या होगी कैपिटल आर माइनस आर, है ना, आउटर वाला माइनस इनर वाला। आउटर वाले की वैल्यू है 533/2 पाई और इनर वाले की वैल्यू है 445/2 पाई, है ना। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 पाई कॉमन ले लो, अंदर आ गया 533 माइनस 445। सो 1/2 पाई, ये माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है सो ये आ गया 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 14 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या है 14 मीटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है नेक्स्ट इज सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस आएंगे आपको 1 मार्क्स की, एनी 8 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर केस स्टडी नंबर 1 जो है दैट इज बेस्ड ऑन आपकी लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो यहाँ से देखो ए और बी जो प्लेसेस हैं वो आपस में 80 किलोमीटर दूर है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट गिवन। ठीक है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट करती है ए से और दूसरी स्टार्ट करती है बी से एट द सेम टाइम। अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है डिफरेंट स्पीड पे तो दे विल मीट इन 4 आवर्स, और अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर चलती हैं तो दे विल मीट इन 1 आवर। तो यहाँ पर दो केसेस गिवन है वो हमें निकालने हैं। तो दोनों केसेस में देखो 80 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। ठीक है और टाइम एक में क्या है 4 आवर्स है और टाइम दूसरे में क्या है 1 आवर है ना। अब यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, स्पीड जो है अब अगर जो कार ए से स्टार्ट कर रही है उसकी हम स्पीड मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरी कार है वो उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। दो कार है ना तो दोनों कार की अलग अलग स्पीड है, u और v मान लिया, x और y मान लो वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये स्पीड क्या होगी u माइनस वी। ठीक है और अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर चल रही हैं तो u प्लस वी हो गया, है ना। स्पीड ये दोनों की अलग अलग होगी। अब डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 80, स्पीड कितनी है u माइनस वी और यहाँ पर 4। ठीक है 80 डिवाइड बाय 4 हो गया 20। तो एक इक्वेशन मेरे पास बन गई 20 इज इक्वल टू यू माइनस वी। ठीक है क्योंकि हमें कार की स्पीड्स तो पता होना चाहिए ना। सेम हम इसमें यहाँ पर करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 80 इज इक्वल्स टू u माइनस वी इंटू 1। तो दूसरी इक्वेशन मिल गई मुझे u माइनस वी u प्लस वी इज इक्वल्स टू 80। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है तो यहाँ पर दो इक्वेशंस मिली मुझे, u माइनस वी 20, u प्लस वी 80। ठीक है तो v से v कैंसिल, 2u इज इक्वल्स टू 100। तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड एक कार की। ठीक है जो ए से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है
और दूसरे की स्पीड क्या आ जाएगी, u माइनस वी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर 50 पुट करूंगी, माइनस वी इज इक्वल्स टू 20, 20 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 30, यानी कि जो इस साइड से कार चल रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट आप कहोगे कि हमने क्वेश्चंस को तो रीड ही नहीं किया। क्वेश्चंस नहीं भी रीड करोगे तब भी आपको ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मतलब एक कार की स्पीड है 50 और दूसरी कार की स्पीड है 30। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, assuming that the speed of the first car and second car u and v किलोमीटर पर आवर, जो हमने assume किया था, what is the relative speed of both the cars while they are traveling in the same direction? तो यहाँ पर देखो, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो हमारा पास स्पीड क्या होती है, u माइनस वी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हमने पहले u और v की वैल्यू नहीं भी निकाली थी तो इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ती, तो इससे बेटर कि हमने पहले निकाल ली। तो u की वैल्यू आई 50, v की वैल्यू आई 30, तो आंसर क्या आया 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर? तो u प्लस v यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। 50 प्लस 30 80 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार? तो क्या निकाली थी एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज एक्चुअल स्पीड ऑफ अदर कार? अदर कार की निकाली थी हमने v, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में से है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So this was about this case study. Next case study number 2. The diagram shows the plans for a sunroom. ये जो केस स्टडी है, जो लास्ट टाइम सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया था उसमें थी ये वाली केस स्टडी। ठीक है, तो मुझे लगा ये आपको करवानी चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पर ली है। अब यहाँ पर इट वाज विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस, 4 वॉल्स हैं। तो ये आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो दिस इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सिंपल इस फिगर को फॉलो करना है हमने, मतलब हमने यहाँ पर ये देखना है टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, और ये जो स्केल गिवन है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब ये फिगर जो मैंने यहाँ पर ली हुई है, जो जो हमें चाहिए होगा वो हम इस फिगर में आकर देख लेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। रेफर टू द टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो नो नीड टू गो टू फिगर। ठीक है, रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। जे की वैल्यू है, जे के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,17, आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,16। हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, देन 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 15/2, ये आ गया 33/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें तो फिगर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, अब यहाँ पर रेफर टू द फ्रंट व्यू। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स नहीं मुझे पता चल जाए तो y एक्सिस से हम सिंपल डिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपनी फिगर पे, P पॉइंट को ढूंढते हैं। ये हमारा P पॉइंट है और उसने बोला है कि फ्रंट व्यू को हमें देखना है। तो P पॉइंट ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये आपको x एक्सिस दिख रही है और ये क्या है, आपकी y एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ग्राफ होता है सिंपल, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ही है इसके, है ना। अब P पॉइंट क्या है, अब P पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस क्या है, x एक्सिस का। तो मुझे कितना डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, y एक्सिस से निकालना है ना। y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है इसका, तो यहाँ से देखो कितना डिस्टेंस पे y एक्सिस है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक। कितने दूरी पे है, 4 दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आया 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रेफर टू द फ्रंट व्यू को देखना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एस। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए और एस के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम अपने डायग्राम से निकालेंगे ए और एस का। अब यहाँ से देखो एक पे डिस्टेंस पे है ए। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट हो गया 1, तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1,8 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, s के लिए क्या रहेगा, s के लिए देखो यहाँ पर 80 रहेगा y का, तो और x का गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 की दूरी पे है, तो 15,8।
ठीक है, ये हमने फाइंड करे कोऑर्डिनेट्स ए और एस के। ओके, ए का पॉइंट है 1,8 और एस का पॉइंट है 15,8, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। डिस्टेंस फाइंड करो दोनों का, ए और एस का। ठीक है, सो ए एस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 14 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 14 का होल स्क्वायर 196, ये आ गया 14। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस इज 14। क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो वैसे इसमें से मेजर करके ए और एस का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल 15 माइनस 1 14। ठीक है, तो ये देखो सिंपल यहाँ से आंसर आ गया। यहाँ सिंपल यहाँ से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ से ऐसे शॉर्टकट वे से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चेक करना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, रेफर टू द फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू को रेफर करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ पर अब ए का जो पॉइंट है वो तो मुझे पता ही है 1,8 है। ठीक है, बी का मैं ढूंढ लेती हूँ और रेशियो मुझे 1:3 गिवन है। ठीक है, तो मैं आराम से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। तो ये रहा हमारा ए और बी हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। अब बी के कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पे देखो कितने डिस्टेंस पे है एक्स से, मतलब एक्स का कितना डिस्टेंस है 1 2 3 एंड 4 है ना। तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 4 और यहाँ ऊपर से कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 पे 4,10। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,8 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,10। ठीक है, अब आ जाओ वापस यहाँ पर 4,10, राइट, 1:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ आप आराम से। सेक्शन फॉर्मूला के लिए दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज m1, दिस इज m2। ठीक है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर m1 क्या है 1, x2 क्या है 4, m2 क्या है 3, x1 क्या है 1, 1 प्लस 3। ठीक है, 1 इंटू बाई 2 प्लस इंटू 10, m2 क्या है 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा 10 प्लस 24, ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 7/4 और ये आ जाएगा हमारे पास 34 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको डिवाइड करेंगे 7/4 तो ये आ जाएगा 1.75 और ये आ जाएगा हमारे पास 8.5। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2.0 और 8.5। ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं गिवन था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ इस ऑप्शन को 1.75 और 8.5 तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। रेफर टू द फ्रंट व्यू इफ द पॉइंट PXY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड S। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Q और S से इक्विडिस्टेंस है। यहाँ से P जो पॉइंट है X, Y Q और S के साथ इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पर QP जो है वो PS के इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। QP का मतलब क्या है डिस्टेंस और PS का मतलब भी डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस बराबर कर लेते हैं। तो QP का डिस्टेंस फाइंड करोगे x माइनस 9 का होल स्क्वायर, y माइनस 8 का होल स्क्वायर। द सेम वे इधर x माइनस 17 का होल स्क्वायर और y माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये QP और PS का डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए x माइनस 9 का होल स्क्वायर, y माइनस 8 का होल स्क्वायर, x माइनस 17 का होल स्क्वायर, y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड पे y-8 था तो सिंपल कटिंग हो गई। ठीक है, इजी करने के लिए x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 17 का होल स्क्वायर। ओपन करो होल स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x, इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 का होता है 289 और ये आ गया 34x। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। 81 289 को लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ और 18 को राइट साइड पे ले गए। ठीक है,
81 माइनस 289 यानी कि 289 में से हमें 81 माइनस करनी है, तो ये बचा 208, है ना। 208 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 34 में से 18 गए, ये हमारे पास आ जाएगा 16x, है ना, माइनस का दोनों, तो माइनस से माइनस कैंसल, 16 वन जा 16 थ्री जा, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 13 आ गया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको सॉर्ट करके लिखूं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व करते ना, यहाँ तक जब आपने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, तो अब भी आपको आंसर में से यहाँ से आइडिया लग जाएगा। देखो हमारा क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया है, तो जिस ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है, वो तो आंसर आएगा ही नहीं, तो आंसर ए भी, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर वैसे भी ऑप्शन नंबर बी था। ये तो जस्ट चेक करने के लिए मैंने पूरा निकाला है, अदरवाइज जब आप यहाँ तक निकाल लेते हो तो ये शॉर्टकट वे है आंसर को अटेम्प्ट करने का। ओके, आई होप ये ओसवाल के सैंपल पेपर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट सैंपल पेपर्स के साथ, तो अरिहंत के अब जो सैंपल पेपर्स आए हैं न्यू वाले, वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ